ये है जय किशन जी, जो अपने रिटायरमेंट के बाद अपने छोटे से गांव विजयगढ़ चले आए हैं और अपने परिवार के साथ रहने लगे हैं। जय किशन जी को कलाकृति का बहुत शौक था। वो कोई भी चीज बहुत जल्दी सीख लेते, ये उनका खास हुनर था। उनके पिता बहुत अच्छे मटके बनाया करते थे, जिस पर बहुत सुंदर कलाकृति भी हुआ करती थी। अपने पिता से सीखी हुई कला जय किशन जी आज भी नहीं भूले थे। आज भी वो अपना शौक पूरा करने के लिए कभी कभी सुंदर सुंदर मटके बनाया करते। उनका यह हुनर देखकर उनका बड़ा बेटा रतन उनसे कहता है, पिताजी, आपकी कला तो अद्भुत है। क्यों ना आप एक छोटी सी दुकान खोल लो। आपका शौक भी पूरा हो जाएगा और आपकी आमदनी भी हो जाएगी। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रहा था। पर बेटा, मैं अपने मटके बेचूंगा कहाँ? पिताजी, आप रघुनाथ जी से बात क्यों नहीं कर लेते? शायद वो आपकी कुछ मदद कर ले। उनका तो इस गांव में मटकों का बहुत बड़ा व्यापार है और वैसे भी वो तो आपके बचपन के मित्र है। हाँ बेटा, मैं अभी जाकर रघुनाथ से बात करता हूँ। और इस तरह जय किशन रघुनाथ की दुकान पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, अरे रघुनाथ, कैसे हो भाई? अरे आओ आओ जय किशन, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ कैसे आना हुआ? दरअसल बात ये है रघुनाथ, मैं सोच रहा था मैं भी मटके की एक दुकान खोल लूं। तुम्हारा व्यापार इस गांव में कई सालों से है। क्या तुम मटके बेचने में मेरी मदद करोगे? क्यों नहीं जय किशन, तुम मेरे बचपन के मित्र हो। मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूंगा। मैं शहर के एक व्यापारी से तुम्हें मिलवा दूंगा, जो तुम्हारे सारे मटके अच्छे दामों में खरीद लेगा। मैं भी उसी व्यापारी को अपने मटके बेचता हूँ। ठीक है रघुनाथ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर जय किशन जी वहाँ से चले जाते हैं और इस तरह जय किशन जी की शुरुआत होती है। जय किशन जी बड़े ही मन लगाकर सुंदर सुंदर मटके बनाया करते और शहर के व्यापारियों को बेचा करते और गांव के लोग भी मटकों पर बनी कलाकृति देखकर मोहित हो जाते और साथ ही साथ गांव में भी धीरे धीरे मटकों की अच्छी खासी बिक्री होने लगती है। और कुछ दिनों बाद जो लोग रघुनाथ से मटके खरीदा करते थे, वो लोग भी अब जय किशन से मटके खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रघुनाथ के मटकों पर कोई कलाकृति नहीं होती। उसके मटके बहुत सादे होते हैं। रघुनाथ का व्यापार दिन ब दिन कम होने लगता है और अब शहर का व्यापारी भी रघुनाथ से मटके खरीदना बंद कर देता है। अब वो सारे मटके जय किशन से ही खरीदने लगता है और ये सब देखकर रघुनाथ के मन में जय किशन के लिए ईर्ष्या पैदा होने लगती है और वो सोचने लगता है कि अगर वो जय किशन की मदद नहीं करता तो शायद आज उसे ये दिन देखने नहीं पड़ते। और एक दिन रघुनाथ शहर के व्यापारी से मिलता है और कहता है, सेठ जी, क्या बात है? आजकल तो आपके दर्शन ही नहीं होते। नहीं रघुनाथ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो हर हफ्ते तुम्हारे गाँव आता हूँ। हाँ हाँ सेठ जी, मुझे पता है। अब आप मेरी जगह जय किशन से सारे मटके खरीदते हैं। हाँ रघुनाथ, दरअसल बात यह है कि जय किशन के मटकों पर बनाई गई कलाकृति ग्राहकों को काफ़ी पसंद आती है और बाजार में उसके मटकों की मांग तुम्हारे मटकों से कई ज़्यादा है। मैं तो कहता हूँ तुम भी रघुनाथ से कलाकृति सीख लो और अपने मटकों को भी सुंदर बनाओ, ताकि मैं तुम्हारे मटके भी खरीद सकूं। नहीं सेठ जी, मैं कभी आपसे जय किशन की तरह बेईमानी नहीं करूँगा। मतलब तुम क्या कहना चाहते हो रघुनाथ? मैं कुछ समझा नहीं। सेठ जी, दरअसल बात यह है कि जय किशन अपने मटकों को मजबूत बनाने के लिए मिट्टी में काफ़ी सारे घातक रसायनों का इस्तेमाल करता है और उस मटके में भरा पानी पीने से काफ़ी बीमारियां होती हैं। ये तुम क्या कह रहे हो रघुनाथ? जी हाँ सेठ जी, ये बात मुझे खुद जय किशन ने बताया है और उसने मुझे भी ऐसा करने के लिए कहा था, मगर मैंने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि मैं आपके साथ कई सालों से व्यापार कर रहा हूँ। मैं आपसे बेईमानी नहीं करना चाहता था। धन्यवाद रघुनाथ, तुमने मुझे ये सब बताकर मुझे मुसीबत में पड़ने से बचा लिया।
इस बार से मैं तुमसे ही सारे मटके खरीदूंगा। ऐसा कहकर व्यापारी जय किशन की जगह रघुनाथ से सारे मटके खरीदता है और जय किशन के सारे सौदे रद्द कर देता है। जय किशन व्यापारी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर व्यापारी उनकी एक नहीं सुनते। जय किशन को अब चिंता होने लगती है कि इतने सारे मटके अब कैसे बेचे जाए। ये सब देखकर रतन कहता है, पिताजी, ये रघुनाथ आपके पीठ पीछे क्या क्या बोल रहा है? आप उसे कुछ कहते क्यों नहीं? या मैं उसकी खबर लूं? नहीं बेटा, हमें ऐसा करके कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि हमें तो अब ये सोचना है कि इतने सारे मटकों को किस तरह बेचा जाए। पिताजी, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम इन मटकों को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दें? ऐसा कहकर रतन कुछ ऑनलाइन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करता है और अपने पिता के व्यापार को एक नया मोड़ देता है। कुछ दिनों बाद जय किशन को और भी ऑर्डर मिलने लग जाते हैं। जय किशन अपने मटके बनाना जारी रखता है। इस तरह मटकों की ऑनलाइन बिक्री पहले से और भी अधिक हो जाती है और ये सब देखकर रघुनाथ सोच में पड़ जाता है कि शहर के व्यापारियों ने तो जय किशन से मटके खरीदना बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी जय किशन के मटके बनाते जा रहा है। रघुनाथ को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर जय किशन मटके बेच कैसे रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ये सब देखकर आखिर रघुनाथ के सब्र का बांध टूट जाता है और वो जय किशन से पूछता है, अरे जय किशन, आखिर तुम ये सब मटके किसके लिए बनाते हो? शहर के व्यापारियों ने तो तुमसे मटके खरीदना बंद कर दिया है। आखिर तुम ये मटके बेच किसे रहे हो? अरे रघुनाथ, जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है उसके लिए एक रास्ता भले ही बंद क्यों ना हो जाए, पर एक दिन उसके सामने कई रास्ते खुल जाते हैं। जो व्यक्ति निरंतर मेहनत करता है, एक दिन उसके आगे भाग्य को भी झुकना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद कहता हूँ। किस बात का धन्यवाद? रघुनाथ, अगर तुम शहर के व्यापारी को मेरे बारे में झूठ नहीं कहते तो शायद आज मैं इस मुकाम पर नहीं होता। तुम्हारे झूठ की वजह से ही आज मैं अपने मटके खुद बेच सकता हूँ। जय किशन की यह बात सुनकर रघुनाथ को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो कहता है, मुझे माफ करना जय किशन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं रघुनाथ, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, बल्कि मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम अभी भी मुझे अपना मित्र मानते हो। हाँ जय किशन, हम हमेशा अच्छे मित्र रहेंगे। क्या तुम मुझे अपनी कलाकृति सिखाओगे? हाँ रघुनाथ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा और मैं तुम्हें अपने ऑनलाइन व्यापार के बारे में भी बताऊंगा। ऐसा होते ही दोनों मित्र फिर से एक हो जाते हैं और साथ में मटके बनाया करते और इस तरह दोनों मित्र मिलकर अपने व्यापार को एक नई ऊंचाई तक ले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। एक समय की बात है, जनकपुर नाम के एक गांव में बालदेव सिंह नाम के एक धनवान जमींदार रहते थे। वो कई सारे जमीन और जंगलों के मालिक थे। उनके पास सबसे ज्यादा जमीन थी, इसलिए उन्हें वहाँ के सारे किसान अपना प्रमुख मानते थे। बालदेव सिंह एक घमंडी और छोटी बुद्धि वाला व्यक्ति था। वहाँ के किसानों और गरीबों के लिए बहुत कम सामान रखता था, जो उस पर निर्भर थे। वो बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। उन्हें अपने धनवान होने पर बहुत गर्व था। वो किसानों को और गरीबों को गंदा समझते, जिनसे गोबर की बू आती है। वो अपनी हवेली में किसी को ठहरने ना देते, किसी को अपने पास भटकने नहीं देते। वहाँ के गरीब और किसान खुद को सौभाग्यशाली मानते थे अगर बालदेव सिंह की एक झलक भी उनको मिल जाए, या अगर किसी को कुछ सामान पहुँचाने के लिए
उनकी हवेली में अन्न भंडार में जाने का मौका मिले। एक रात की बात है। दिन भर जी तोड़ मेहनत करने के बाद 3 किसान आग के चारों ओर बैठकर अपनी दिन भर की कामकाज की बातें कर रहे थे। उसमें से एक किसान बहुत गर्व से कहता है, आज जब मैं खेत में काम कर रहा था तब मैंने बलदेव जी को रास्ते से गुजरते हुए देखा। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। आज तो मैं हवेली गया था धान्य भंडार में आलू और प्याज की 2 बोरी पहुंचाने, और मैंने क्या देखा, बलदेव जी हवेली के दहलीज पर खड़े हैं। और तीसरा किसान जो शराब पिए जा रहा था, इन दोनों की निरंतर बातें सुन रहा था। इस बीच में वो हंस पड़ा और बोला, तो क्या इसमें ऐसी कौन सी महान बात है? अगर वो रास्ते से गुजर रहे हैं तो उन्हें कोई भी देख सकता है। अगर मैं चाहूँ तो उनके साथ बैठ के भोजन भी कर सकता हूँ। घनश्याम और हरिराम उसकी ये बातें सुनकर उस पर जोर जोर से हंसने लगे और सोचने लगे, ये तो पागल हो गया है, नशे में कुछ भी बोले जा रहा है, ये तो हमसे भी ज्यादा गरीब है। अरे ओ मगन, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो, उनके नौकर और सुरक्षा कर्मी तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। और फिर घनश्याम और हरिराम उसको झूठा कहने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। मगन ताबड़तोड़ उठा और कहने लगा, मैं झूठा नहीं हूँ, मैं अपनी कही बात को साबित कर सकता हूँ। चलो ठीक है, तो लगी शर्त। मगन, तुम जो दावा कर रहे हो, अगर वो तुमने साबित कर दिया तो हम तुम्हें 4 बोरी गेहूं और 4 बैल देंगे। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अरे मगन, जरा रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है। अब हमारी भी एक बात सुन लो, अगर तुम शर्त हार गए तो तुम्हें हमारे लिए पूरे साल काम करना होगा, वो भी मुफ्त में। ठीक है, कल मेरा उपहार तैयार रखो, मैं बलदेव जी के साथ भोजन करने जा रहा हूँ। अगले ही दिन मगन बालदेव सिंह जी के हवेली पहुँच जाता है। सुरक्षा कर्मी उसे दरवाजे पर ही रोक लेते हैं और धमकाते हैं कि वो तुरंत यहाँ से चला जाए। जरा रुक जाइए, मैं आपके मालिक को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी खबर देना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे उनसे खुद ही मिलना है। नहीं, हम तुमको भीतर जाने की अनुमति नहीं दे सकते। जो भी बात है तुम हमें बता दो, हम मालिक तक पहुंचा देंगे। माफ कीजिए, पर मुझे जो भी कहना है वो मैं आपके मालिक से ही कहूँगा। कुछ देर बाद उनमें से एक सुरक्षा कर्मी अंदर जाकर सारी बातें अपने मालिक को बताता है। बालदेव सिंह अपने भोजन की मेज पर बैठे होते हैं और भोजन शुरू ही करने वाले होते हैं कि सुरक्षा कर्मी की बातें सुनकर उनके मन में जिज्ञासा जाग जाती है। उन्हें लगता है कि जरूर वो गरीब किसान कोई ऐसी खबर लाया है जिसे सुनकर मैं और भी धनवान बन जाऊंगा। और वो सुरक्षा कर्मी से कहते हैं कि मगन को अंदर आने दे। मगन अंदर प्रवेश करता है और बालदेव सिंह उसकी ओर देखते हैं। वो बहुत ही मतमैला दिखाई पड़ता है। चलो बताओ, ऐसी क्या महत्वपूर्ण और अच्छी खबर है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? मालिक, मुझे माफ करना, लेकिन वो मैं सिर्फ आपके कान में ही बता सकता हूँ। उसके लिए हमें अकेले में बात करनी होगी। ये सुनकर बालदेव सिंह की जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है और वो सभी नौकरों को बाहर जाने के लिए कहता है और बाहर से दरवाजा बंद करने का आदेश देते हैं। जब कमरे में दूसरा कोई भी नहीं होता, तब मगन बालदेव सिंह से पूछता है, मालिक, एक बात बताइए, एक घोड़े के सिर इतने बड़े सोने के पत्थर की कीमत क्या होगी? ये सुनकर बालदेव सिंह और भी अधीर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जरूर इस गरीब किसान के हाथ कोई छुपा हुआ खजाना हाथ लगा है और वो इस बारे में किसी और को नहीं बताना चाहता हो और मेरे पास किसी सुरक्षा के उद्देश्य से आया हो। नहीं तो ये गरीब आदमी मेरे पास क्यों आता? तभी मगन उनसे कहता है, मालिक, अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है तो मैं किसी और के पास चला जाता हूँ।
मेरी पत्नी भोजन के लिए घर पर मेरा इंतजार कर रही है। ये सुनकर बालदेव सिंह बड़े ही आदर के साथ मगन को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं और अपने साथ 5 पकवान का भोजन खिलाते हैं, साथ में महंगी शराब भी पिलाते हैं। भोजन हो जाने के बाद बालदेव सिंह मगन को घर जाकर वो सोने का पत्थर लाने के लिए कहते हैं और उसके बदले उसे एक घोड़ा देने का वादा करते हैं। आप कौन से सोने की बात कर रहे हैं? अरे अभी अभी जो भोजन के पूर्व तुमने बताया था। मालिक, ऐसा कोई सोने का पत्थर मेरे पास नहीं है। मैं ऐसे ही इस बारे में घर पे अपने मित्रों के साथ चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया। बालदेव सिंह मगन के ऊपर क्रोध के साथ गरज पड़ते हैं। मूर्ख आदमी, चल दफा हो जाओ मेरे घर से। और इस तरह मगन एक बड़ी सी मुस्कान चेहरे पे लिए हवेली से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों से शर्त जीत चुका था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।